डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में जो टॉपिक पढ़ना है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो सबसे पहले हमें पेरिफेरल न्यूरॉन्स का पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन कहाँ होती है। तो पेरिफेरल न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स या नर्व्स होती हैं जो आपकी आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जो है वो प्रेजेंट हों। ब्रोकन डाउन इनटू इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, ऑटोनॉमिक जिसमें पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक आ जाती हैं। फिर डर्माटोम्स और मायोटोम्स का हमें पता होना चाहिए, उसमें अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के डर्माटोम्स और मायोटोम्स हमें सारा आना चाहिए ताकि हमने किसी भी पेन की एग्जैक्ट लोकेशन को रूल आउट करना है या डायग्नोज करना है तो हमें मायोटोम या डर्माटोम को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हुए तो हमने इंडिकेट करना होगा या कंफर्म करना होगा कि पेन किस चीज़ की वजह से है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की टाइप्स हो सकती हैं जिसमें आ सकती है एक्यूट या क्रॉनिक। उसके बाद आपके पास मोनोन्यूरोपैथी है जिसमें सिंगल नर्व अफेक्ट हो रही होती है, मोनोन्यूरोपैथी। देन आपकी आ जाती है पॉलीन्यूरोपैथी जो आपकी मल्टीपल नर्व्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। फिर आपकी थर्ड टाइप आ जाती है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, ये मल्टीपल नर्व्स को या सेवरल नर्व्स को जो है अफेक्ट कर रही होती है एट अ टाइम, मल्टीप्लेक्स। फिर आपके पास आ जाती है रेडिकुलोपैथी, ये है जो जिसमें आपके पास नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट होगी और उस वजह से पेन कॉज हो रही होगी तो उसको आप कहते हैं रेडिकुलोपैथी। फिर आपके पास आ जाती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, किन किन चीज़ों पे एक्ट करती है, आपकी सेंसरी पाथवेज़ को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके मोटर पाथवेज़ को डिस्टर्ब करती है और ऑटोनॉमिक पाथवेज़ को इंटरप्ट कर सकती है। उसके बाद इसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दो तरह में मतलब इसमें नर्व की इंजरी होती है जब, तो उसमें दो तरह की नर्व की इंजरी हो सकती है। उसमें आ जाती हैं न्यूरोप्रेक्सिया। पहले तो हम नर्व की इंजरी की बात करेंगे तो उसमें आपके पास तीन फॉर्म्स होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, एक्सोनेटोमेसिस एंड थर्ड वन इज न्यूरोटोमेसिस। ये आपकी जो न्यूरोप्रेक्सिया है ये माइल्डर फॉर्म होती है इंजरी, ये मॉडरेट है एक्सोनेटोमेसिस, और ये जो आपकी आ जाती है न्यूरोटोमेसिस ये आपकी स्वेयर फॉर्म ऑफ नर्व इंजरी होती है। तो इसमें न्यूरोप्रेक्सिया में आपके पास इंजरी माइल्ड होती है, रिकवरी इसकी जो है वो जल्दी हो जाती है या फास्टर होती है। एक्सोनेटोमेसिस की इंजरी सवेयर होती है और रीजनरेशन इसमें कैपेबिलिटी होती है ऑफ रीजनरेटिंग 1 मिलीमीटर पर डे, रिकवरी इसकी भी फास्ट होती है। फिर न्यूरोटोमेसिस आ जाता है, उसमें इंजरी, डीजनरेशन और न्यूरोमा फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मैकेनिज़्म क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास 6 मैकेनिज़म्स होते हैं, किस तरह से या कौन कौन से फेजेस से आप कह लें कि आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो रही है। मैकेनिज़्म क्या है उसकी डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि पेरिफेरल नर्व की जब भी डीजनरेशन होती है या न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट स्टेप होता है डीमाइलिनेशन, माइलिन शीथ की डिग्रेडेशन या माइलिन शीथ वहाँ पे एब्सेंट होगी, उसको आप कहेंगे डीमाइलिनेशन। सेकंड आ जाएगा एक्सोनल डीजनरेशन। एक्सोनल डीजनरेशन मतलब एक्सोन पार्ट जो है न्यूरॉन का उसकी डीजनरेशन या डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी या वो कट होके तो फ्रेगमेंट की फॉर्म में कहीं इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा बॉडी में। थर्ड आ जाता है वेलेरियन डीजनरेशन। वेलेरियन डीजनरेशन एक ऐसी टाइप ऑफ डीजनरेशन होती है जिसमें एक्सोन जो है वो कट होने के बाद जो है या इंजरी होने के बाद वो डिस्टली मूव करे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी। फिर फोर्थ आ जाता है आपके पास कंप्रेशन, उसके बाद नर्व जो है वो कंप्रेशन में चली जाती है। फिफ्थ है इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का आपको पता ही क्या मतलब होता है। सिक्स्थ है इन्फिल्ट्रेशन, जो पैथो में जैसे हम पैथो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसी तरह समझ लें कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या क्या स्टेप्स हैं या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले डीमाइलिनेशन, एक्सोनल डीजनरेशन, वेलेरियन डीजनरेशन, कंप्रेशन ऑफ नर्व या न्यूरॉन, इन्फार्क्शन एंड इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में ये होता है कि सब आपके ना कुछ एक्यूमुलेट कर जाते हैं सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स, तो उसमें लेप्रोसी की एग्जांपल दी हुई है। लेप्रोसी एक ऐसी डिज़ीज़ है डेडली या कह लें ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेडली होती है, डेथ भी कॉज कर सकती है
और इसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट हो रही होती हैं और यहाँ पे डिस्कलरेशन होती है और लम्प्स बन जाते हैं स्किन पे। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कॉजेज़ आ जाते हैं। उसमें कॉजेज़ तो अभी तक रिसर्च के मुताबिक अननोन है, लेकिन इसके मेन 2 कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें B1 विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर अदर कॉजेज़ में आ जाता है इन्फेक्शन हो सकता है, HIV वायरस हो सकता है, लेप्रोसी, डायप्थेरिया, टेटनस, बोट्यूलिज्म और हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है, लेड या मर्करी की मैलिग्नेंसी हो सकती है। मेटाबॉलिक कॉजेज़ में हाइपोथायरॉयडिज्म, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, पोस्ट इन्फेक्टिव पॉलीन्यूराइटिस में GB सिंड्रोम हो सकता है। GB सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके नर्व्स को खुद ही अटैक बॉडी की करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है वीकनेस स्टार्ट हो जाती है मसल्स में और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। सार्कोइडोसिस, एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें लिम्फ नोड्स की इन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन स्प्लीन। ड्रग्स, आइसोनाजाइड, विनक्रिंसिन, फिनाइटोइन गोल्ड, एक्सेस विटामिन B6। कंजेनिटल कॉजेज़ में चारकोट मेरिटुक सिंड्रोम आ जाता है, जिसमें नर्व डैमेज हो जाती है और मोस्ट कॉमन होता है ये लेग्स में और आर्म्स में। फिर न्यूमोनिक टू रिमेंबर कॉजेज़, उसमें जो है एक आ जाता है डेविड न्यूमोनिक, D for diabetes, A for alcoholism, V for vitamin B12 deficiency, I for infective या inherited GB syndrome, जिसमें आ जाता है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, और D for आपका आ जाता है ड्रग्स। तो ये निमोनिक आप याद कर लें कॉजेज़ के लिए डेविड, D फॉर डायबिटीज़, A फॉर अल्कोहलिज्म, V फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, I फॉर इन्फेक्शन या इनहेरिटेड होता है ये, और D फॉर ड्रग्स। उसके बाद मोनोन्यूरोपैथीज़ की बात करें तो पेरिफेरल नर्व कंप्रेशन और एंट्रैपमेंट हो जाती है, सिंगल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है इसमें मोस्ट कॉमन है, इसकी एग्जांपल मोनोन्यूरोपैथी में मीडियन नर्व की इसमें एंट्रैपमेंट हो जाती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, पेन होती है, टिंगलिंग और पेरेस्थीसिया ऑन पामर, ये वाली पामर साइड पे जो है पेन होगी, टिंगलिंग होगी और वीकनेस या पेरेस्थीसिया जो है वो हैंड और फिंगर्स में मिलेगा। वीकनेस ऑफ थिन आर्म मसल्स एंड वेस्टिंग ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। नॉक्टर्नल इन नेचर होगा, मतलब कि रात के टाइम जो है पेन या जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं वो सवेयर हो जाते हैं। पेन में एक्सटेंड टू आर्म एंड शोल्डर्स और टिनल्स और फेलेंस टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं। सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी, उसमें पेरेस्थीसिया हो सकता है, नमनेस हो सकती है, बर्निंग पेन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड पोजीशन सेंस, डिफिकल्टी यूजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल नीडल सबएक्यूट विद एटेक्सिया ड्यू टू लॉस ऑफ सेंस ऑफ पॉस्चर। फीट आर यूजली अफेक्टेड फर्स्ट, इसको सॉक एंड ग्लव पैटर्न कहते हैं कि पहले जो हैं वो आपके पाँव अफेक्ट होते हैं, फिर जो है हाथ अफेक्ट होते हैं, तो सॉक्स एंड ग्लव इस बेसिस पे उसको नाम दिया गया। फिर ऑटोनोमिक पॉलीन्यूरोपैथी आ जाती है, उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पोस्चरल हाइपोटेंशन के साथ पेशेंट आएगा, यूरिनरी रिटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायमिनिश स्वेटिंग, इम्पेयर्ड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, कार्डियक एरिथमिया माइट अकर इन, ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, डायबिटीज़ में, माइलोइडोसिस में और GB सिंड्रोम में। देन आ जाती है मोटर न्यूरोपैथी, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेसिव वीकनेस या क्लमजीनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, फॉलिंग या स्टम्बलिंग आ जाती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, फुट या रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट या रिड्यूस मिलते हैं। देन आपकी आ जाती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ना आपने ड्यूरेशन देखना है और उसकी डिग्री ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन देखनी होती है या मेटाबॉलिक कंट्रोल देखना होता है। तो ड्यू टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज और सॉर्बिटॉल जो है वो शवान सेल्स में अगर एक्यूमुलेट हो जाए या उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है तो उसमें आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है उसके सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी में सिमेट्रिकल हो सकती है, जिसमें सेंसरी न्यूरोपैथी आ जाती है, एक्यूट पेनफुल न्यूरोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी एंड मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, डायबिटिक एमायोट्रोफी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। अब अल्कोहलिक न्यूरोपैथी क्या होती है, जिसमें क्रॉनिक अल्कोहल यूजेज की वजह से जो है पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप हो जाए, उसमें काफ पेन जो है पेशेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। डेफिशिएंसी इन थायामीन ड्यू टू अल्कोहलिज्म कॉजेज न्यूरोपैथी, और ये जो है वर्निक कोर्साकोज सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है, वर्निक कोर्साकोज सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें
वर्निक्स एनसेफलोपैथी हो जाती है और साथ साइकोसिस होती है और एक्यूट और क्रॉनिक फेजेस होते हैं ये। और इसमें बी जो है बी विटामिन, थायमीन और इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से आपको पॉलीन्यूरोपैथी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं उन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो उसको कहते हैं अल्कोहलिक न्यूरोपैथी। इसमें आई साइंस मिल सकते हैं एटेक्सिया, कॉग्निटिव चेंजेस, डेलीरियम, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोटेंशन। देन आ जाता है जीबी सिंड्रोम। एक्यूट पॉलीन्यूरोपैथी है ये, या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और पोस्ट इन्फेक्टिव न्यूरोपैथी भी इसको कहते हैं। ये डीमाइलिनेटिंग होती है, लेकिन एक्सोनल डीजनरेशन भी इसमें हो सकती है, आपको मोस्ट कॉमन मिल सकती है। मोनोफेजिक होती है जिसमें कंपाइलोबैक्टर, जिजिनाई और सीएमवी इन्फेक्शन होते हैं। और इसके अलावा इन्फेक्शन जो है उसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट पेरिफेरल नर्व जो हैं वो रिड्यूस हुए होते हैं। पैरालिसिस हो जाता है 1 to 3 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन। वीकनेस ऑफ डिस्टल लिम्ब मसल्स या नमनेस मिलती है, उनमें सिम्टम्स जो हैं वो प्रॉक्सिमली प्रोग्रेस करते हैं। लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस, फेशियल मसल वीकनेस, ऑटोनॉमिक फीचर्स अनकॉमन होते हैं और वेंटिलेटरी सपोर्ट जो है इन पेशेंट्स के लाजमी रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा एससी हेपरिन जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू रिड्यूस रिस्क ऑफ सबक्यूटेनियस हेपरिन जो है वो इंजेक्ट या एडमिनिस्टर की जाती है बॉडी में टू रिड्यूस रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है वो आफ्टर सेवरल वीक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर अदर न्यूरोपैथीज आ जाती हैं, उसमें कैंसर है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम समटाइम्स विद एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडीज, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूजा, सार्कोइडोसिस, जाइंट सेल आर्थराइटिस, रूमाटॉइड डिजीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, चारकोट मेरी-टूथ डिजीज, थायराइड डिजीज, यूरीमिया, क्रेनियल पॉलीन्यूरोपैथी। अब इसमें लैब इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करनी है, अगर पेशेंट आपके पास इसके साथ आया है तो यूरिन में आपने क्या क्या चेक करना होता है, आपने ग्लूकोज लेवल चेक करना है, प्रोटीन लेवल चेक करना है। हीमेटोलॉजी में आप फुल ब्लड काउंट करेंगे, ESR करेंगे, विटामिन B12 फॉलेट को चेक करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में इसकी फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, राइट रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, TSH का या थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजी टेस्टिंग में नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करा सकते हैं, या इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो नीडल इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है वो करवा सकते हैं, नर्व बायोप्सी कराएंगे। देन उसकी जनरल मैनेजमेंट पे आ जाएं तो उसमें आपने सबसे पहले तो कॉज को रूल आउट करना है कि अंडरलाइन कॉज क्या है डिजीज़ का, उसको ट्रीट करेंगे। फिर पेन जो है उसके लिए आप मैनेज करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स या ट्रामाडोल दे सकते हैं। फूड केयर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं गुड शूज़, सोल अच्छा होना चाहिए, फूड्स का कंफर्टेबल होने चाहिए। वेट रिडक्शन और वॉकिंग एड्स जो हैं सिवियर लेग वीकनेस के लिए उनको असिस्टिव एड्स जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी। सेकंड आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या होता है, जो पोलियो वायरस आपने सुना होगा बचपन में कभी, या आजकल भी आपने शायद सुना हो, कॉमन पोलियो वायरस जिसमें पैरालाइज होती है उसकी पूरी बॉडी पेशेंट की। तो इसमें सबसे पहले तो पोलियो वायरस जो है वो एंटर करता है आपकी बॉडी में थ्रू द माउथ, यूजुअली फ्रॉम हैंड्स कंटेमिनेटेड विद द स्टूल और फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो ये क्या आ गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, इसमें कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से ट्रांसमिट हो सकता है या इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस या स्टूल के साथ कांटेक्ट में आ जाए और उसके बाद जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। पोलियो वायरस जो है वो ट्रैवल करता है टू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अटैच होता है रिसेप्टर्स ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल्स और रेप्लिकेशन उसकी होती है और वहाँ पे इस तरह से वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जो है वो स्प्रेड कर जाता है या ट्रैवल कर जाता है। 99% ऑफ केसेस में पोलियो वायरस जो है वो माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है या नो सिम्टम्स देगा एट ऑल इन इनिशियल स्टेजेस, और 1% ऑफ केसेस में जो है पोलियो वायरस स्प्रेड कर देगा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ब्रेन में भी एंटर हो सकता है। उसके बाद पोलियो वायरस जो है वो अटैक करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डिस्ट्रॉइंग नर्व सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, और वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी नर्व सेल्स को, मसल्स को जो कि ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे होते हैं आपकी, और मसल्स इन लिम्स को स्पेशली लेग्स, और लास्ट इसमें आ जाता है कि ये डेडली वायरस होता है, कॉन्टेगियस है ये डिजीज़। फिर उसके बाद आपने देखना पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है इसको नेम क्यों दिया गया, इसको जो है पोलियोमाइलाइटिस भी कहते थे प्रीवियसली। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो मस्कुलर पैरालिसिस अल्टीमेटली कॉज कर देते हैं।
और उसके अलावा आपके पास आ जाता है ये जो है फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था 1972 में, और उसके बाद आपको क्राइटेरिया इसमें ये रखा गया था कि इसको डायग्नोज करने के लिए हिस्ट्री पता होनी चाहिए पेशेंट की, पॉजिटिव न्यूरोलॉजिक एग्जाम या इलेक्ट्रोमायोग्राम जो है वो किया होना चाहिए, पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी लास्टिंग एटलीस्ट 15 ईयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूरोलॉजिक वीकनेस अनएक्सप्लेन्ड बाय एनी अदर पैथोलॉजी। उसके बाद सिवेरिटी जो है इसकी रिलेट करती है सिवेरिटी ऑफ द ओरिजिनल पोलियो इन्फेक्शन से, और अगर ये माइल्ड केस ऑफ पोलियो होगा तो पीपीएस भी पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी जो है वो आपका माइल्डर होगा। कन्वर्सली अगर सवेयर होगा तो उसमें आपको वेंटिलेटर जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होता है। क्लिनिकल फीचर्स में फटीग आ जाता है, न्यू वीकनेस, पेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, डिक्रीज फंक्शन। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशंस आप उसको दे सकते हैं, प्रेडनिसोन दे सकते हैं टू ट्रीट फटीग या इम्प्रूव स्ट्रेंथ। लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज इन मॉडरेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ट्रीटमेंट फॉर स्लीप अपनिया, मतलब कि जिसमें उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, अनेबल है पर्सन टू स्लीप ड्यूरिंग नाइट टाइम भी, तो उसको आप स्लीप अपनिया के लिए जो है ट्रीटमेंट देंगे। स्टेइंग वार्म जो है मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर हर टाइम वार्म रह रहा है तो उसके लिए आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैनेजिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सिंड्रोम फॉर ईच इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फिर जॉइंट और मसल पेन को आप फिजिकल थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने डिक्रीज़ करना है वर्कलोड ऑन मसल्स, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अवॉइड करना है फटीग आउट होने का पेशेंट का ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, मैनेज करना है पेन को, एम्बुलेट सेफली मतलब उसको मोबाइल करना है, इंडिपेंडेंट करना है इन परफॉर्मिंग एडीएल्स, मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उसको किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े या किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। तो अचीव एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस, एजुकेट पेशेंट एंड द फैमिली। फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आप उसको वॉकिंग एड्स दे सकते हैं, ऑर्थोटिक सपोर्ट्स दे सकते हैं, जिसमें और प्रोस्थेसिस या ऑर्थोटिक्स जो हैं हम पढ़ रहे हैं उसमें वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प डिवाइसेस दे सकते हैं, व्हील्ड मोबिलिटी यानी पावर्ड या ऑटोमेटेड व्हीलचेयर दे सकते हैं। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में कॉन्ट्रेक्चर मैनेजमेंट आ जाती है, डिफॉर्मिटी करेक्शन और टेंडन ट्रांसफर लेंथनिंग आ जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ये यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें से हम सेरिबेलर डिसऑर्डर्स और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।